सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट मेरी एक विश है वो ये है कि अच्छी चीज़ें पब्लिक में ज़रूर जाएं, लोग समझें कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, क्या इनका मीनिंग है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक्चुअली वो इफेक्ट्स हैं जो हमें नेचर से मिलते रहते हैं। टाइम टू टाइम हमें वो बताते रहते हैं कि देखो ये काम सही है और ये काम गलत। अगर किसी चीज़ को करना है तो मंगल अच्छा होना बहुत ज़रूरी। कोर्ट कचहरी में लोग फंसे, आपके बेफजूल के खर्चे होते हैं, कि सेविंग्स नहीं होती, कि सब 12th हाउस का है। आपको अपने पेरेंट्स की बातों को यस करना है, हाँ जी ओके करके साइड आ जाइए। आर्ग्यूमेंट अगर आप करेंगे। हेलो दोस्तों, आप लाइफ में जो भी बनना या करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहेंगे ये आपके बस में नहीं। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है जब भी कोई देह इस धरती पर आती है तो वो पहले से कर्मों को और गुणों को लेकर आती है। अगर आप अपनी इस लाइफ को उन कर्मों और गुणों के साथ अलाइन करें तो आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक फेमस एस्ट्रोलॉजर, उनका नाम है अपर्णा जी। उनके साथ हमने बात करी है कुंडली के 12 भावों के बारे में जो आपकी लाइफ के एरियाज को रिप्रेजेंट करती हैं, और साथ ही साथ हमने बात करी है कुछ रेमेडीज के बारे में कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमने बात करी है नवरात्रों के बारे में और स्पेशल पूजाओं के बारे में। कमेंट में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और देखिए पॉडकास्ट एंड तक। स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंसेस जितनी भी होती हैं सब लोग इसे नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। देखिए ऑकल्ट, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑकल्ट साइंस को समझना सबके बस का नहीं है, या कहा जाए तो हर कोई इसको समझ नहीं सकता। सबसे पहले अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ तो यस, यहाँ पर कुछ भी प्लैनेट्स, कुछ ग्रह ऐसे हैं या कुछ कुंडली के आपके भाव ऐसे हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी देंगे और उसको सीखने का जो कैपेबिलिटी, जो क्षमताएं होनी चाहिए वो भी देंगे। इवन इसका एक लाइव एग्जांपल मैं अपने फादर को तो बहुत बार कोट कराती हूँ। जब वो अपने करियर फेज में थे, जब मैं थोड़ी छोटी थी, तो जब भी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ करती थी तो कभी कभी हम लोग भी उनके कॉलेज में चले जाया करते थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एज अ प्रिंसिपल ही वाज वर्किंग लाइक, तो हम लोग कभी किसी फंक्शन में, किसी मीटिंग्स में हम लोग चले जाया करते थे। तो मुझे बहुत से लोगों की ना फेस रीडिंग करने का अपने आप से ऑटोमेटिकली आता था। तो मैं घर पर आकर ना पिताजी को बोलती थी, अपने फादर को, कि देखो पिताजी आपने उस इंसान को बड़ा अच्छा माना ज़रूर है, बट मेरी रीडिंग ये है कि शायद ये इंसान आपको आगे जाकर डिच करेगा। कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ ऐसा उनको नज़र आ जाता था कि यस ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके के अंदर होती है इनबिल्ड ऑलरेडी चीजें, इंट्यूशनल चीजें होती हैं। आपकी सिक्स सेंस शुरू से ही काम करती है, आप उसको पहचान नहीं पाते कई बार। जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, जब भी किसी जातक का जन्म होता है, उसी समय उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। और वो कैसे होता है? उसके कर्मों के बेसिस पर। तो मैम अगर जैसे कि अगर सब चीजें पहले से ही लिखी जा चुकी हैं तो क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है? हमारे हाथ में है ना, वो चीजें हैं हमारी बुद्धि और विवेक का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करना। ईश्वर ने तो हम लोगों को काफी अच्छी कैपेबिलिटीज, क्षमताएं देकर भेज दिया। और वो किस बेसिस पर भेजा? सभी इक्वल तो नहीं है। पूर्व जन्मों में कौन से कर्म किए, कैसे किए, उस बेसिस पर आपको वैसा जन्म मिलेगा। इस जन्म की अगर हम बात करते हैं, किस परिवार में आप आएंगे, कैसे संस्कार आपको मिल सकते हैं, कैसा आपका आगे की चीजें, आपकी जर्नी कैसी रह सकती है। अब क्योंकि विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करना भी हमारी गीता ने क्या बताया, कर्म करना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम एस्ट्रोलॉजी को और कर्मा को जोड़कर देखना चाहेंगे तो इस बात को समझिएगा, एस्ट्रोलॉजी कभी भी ये नहीं कहती है, आपके ग्रह ये कभी नहीं कहते कि सारे कर्मों को छोड़कर आप केवल और केवल अपने भाग्य के भरोसे पर बैठ जाओ। कर्म तो करना है जी, कर्म तो करना है। गीता का भी सबसे बड़ा सार यही है, कर्म तो करना है। अब अगर आप कर्म करते हो अच्छा या बुरा, अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। रिजल्ट की भी चिंता आपको नहीं करनी, वो तो मिलेगा, 101% मिलेगा, चाहे आप उसकी चिंता करें या ना करें जी। उन बेसिस पर ही आपको आगे वाली लाइफ मिलेगी। अगर तो अभी के जो कर्म है हमारे, उनके बेसिस पे हमें आगे की लाइफ हमारी डिसाइड होगी। बिल्कुल। आज की डेट में हम जो कर रहे हैं उस चीज़ को हमें आगे चलकर देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखिए कर्म भी ना हमारे कई तरह के होते हैं। अगर हम संचित कर्मों की बात करते हैं तो जो हमने, जैसे हमारा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, हमने कैसे अपने कर्मों को, किस प्रकार के कर्मों को हमने संचित किया हुआ है। अच्छा,
ये हमारा एक बैंक बैलेंस है, एक हमारा अकाउंट है जो चलता रहता है ना। तो उसमें हमने किस प्रकार के कर्म लास्ट अपनी लाइफ में किए हैं या अब से अब तक की लाइफ में किए हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं काउंट होकर आपको आगे वाला आपका टाइम मिलेगा, अगला जन्म भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ों पर आधारित होगा। आप कई बार देखेंगे कि जब हम डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका लग्न चार्ट। जी हाँ, पहला लग्न चार्ट होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डिविजनल चार्ट आता है जिसको हम नवांश कहते हैं। मैम एक बार मैं थोड़ा वैसे जानना चाहूँगा और लोगों के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, कि नवांश और लग्न में इसमें क्या फ़र्क है फिर? तो लग्न है आपका बेसिकली पूरी लाइफ, जिसको आप ब्रीफली उसमें एनालिसिस कर सकते हो कि क्या क्या कैसे हो सकता है, कब कब हो सकता है। ओके। नवांश है बेसिकली आपका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ। सेकेंड हाफ। दूसरा इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी मैरिटल लाइफ। ओके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लगन में अगर लगन चार्ट के अंदर अगर आपका मैरिटल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड है, मैरिटल हाउस कौन सा होता है? 7th हाउस होता है, जिसमें हम शादी का विचार करते हैं कि शादी कब हो सकती है या कैसी रह सकती है। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सब आपके लगन चार्ट से निकल आएगा। अगर यहाँ पर कोई दुष्प्रभाव है ग्रहों का, कोई ना कोई दुर्योग बना हुआ है, वही ऐसी ही कुछ स्थितियां आपके नवांश में भी हैं, तो आप आंख बंद कर किसी भी जातक या जातिका को कह सकते हो कि आपका मैरिटल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहने ही वाला है। और अगर नवांश में कुछ चीज़ें बेटर हैं, वहाँ पर आपका 7th हाउस सही है, मीन्स किसी भी नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित नहीं है, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, कोई पाप ग्रह उसको देखता नहीं है, या लग्न में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ ग्रह अच्छे हैं, तो एटलीस्ट अगर शादी के स्टार्टिंग फेज में कुछ सालों में प्रॉब्लम रहेगी भी, तो आपको आगे चलकर वो चीज़ें बेटर, तो सेकंड हाफ में वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके। तो मैम एक बार स्टार्टिंग से आप एस्ट्रोलॉजी में भाव के बारे में थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। देखिए, अब इस चीज़ को मैं पहले करेक्ट ये भी करूँगी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजी तो होती नहीं है, ग्रह तो हमारा कहीं प्रभाव कहाँ देते हैं, सिर्फ कर्मा है हमारा जो हमें रिजल्ट देता है जी। तो ये तो बात सही हो गई कि कर्मा तो हमें करना है, बिल्कुल। लेकिन एक बात समझने की ये भी है कि प्लैनेट्स तो हम पर इफेक्ट रखते हैं, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। तो ये अगर बिलीव नहीं भी करता, बिलीव करने या ना करने से वो चीज़ें बदलती नहीं है, वो तो नए इफेक्ट दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे किसी भी इंसान के बारे में हम बर्थ चार्ट को देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि इस इंसान का रंग रूप कैसा हो सकता है, इसकी थॉट प्रोसेस कैसे हो सकते हैं, कैसे पता चलता है? आपके लग्न से। आपका जो बर्थ चार्ट बना, इसका जो फर्स्ट हाउस है इसको हम कहते हैं लग्न। लग्न से जो जैसा उसमें जैसी राशि होगी, जैसे प्लैनेट बैठे होंगे या जैसे प्लैनेट्स की दृष्टि होगी, उन सब चीज़ों को एनालिसिस करके आप बता पाएंगे कि इस इंसान का चरित्र कैसा हो सकता है, थॉट प्रोसेस कैसा है, रंग रूप कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, कर्क राशि, ये है चंद्रमा की राशि, राइट? और चंद्रमा क्या है? आकर्षक, बहुत आकर्षक है, ये एक प्लैनेट बड़ा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, राइट? तो ये जब चंद्रमा की राशि अगर आपकी या तो राशि बन जाए या आपका लग्न में इसकी राशि आ जाए, ऐसे इंसान को आप बिना देखे भी कह सकते हो कि इस इंसान का जो चेहरा होगा अट्रैक्टिव होगा, बड़ी बड़ी गोल गोल सुंदर सी आंखें होंगी, चेहरे पर एक अच्छा नूर अट्रैक्शन होगा। ऐसे इंसान इमोशनल बहुत होते हैं। जी। तो ये आपका लग्न से पता चला। ये लग्न से। अगर हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा परिवार आ जाता है। अच्छा, आपकी फैमिली बात। हाँ जी। यहाँ पर अगर आप अपनी सेविंग्स की बात करेंगे, मैंने इनकम तो बहुत अच्छी की, अब ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहते हैं बिलीव नहीं करते, इनकम बहुत अच्छी आ रही है लेकिन पैसा रुकता नहीं है उनके पास। बहुत तरह की, या तो जो लोग बिलीव करते हैं वो बहुत तरह के उपाय करने लगते हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जाएगा कि अगर आपका सेकंड हाउस डिस्टर्ब्ड है तो आपकी सेविंग आप लाख कोशिश कर लें नहीं होगी। उसको देखने का तरीका है। थर्ड हाउस है आपके भाई बहन, आपका पराक्रम, आप कैसी हिम्मत रखते हैं, कितने जिद के पक्के हैं, आपकी विल पावर। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लग्जरी, आपका घर, आपकी माता का सुख। जी। हर एक जो घर है, जो हर एक हाउस है कुंडली का, बर्थ चार्ट का, वो अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए है और बहुत सी चीज़ों को हमने उन 12 घरों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पराशर जी की जो पद्धति है, मैं सबसे पहले उसी को फॉलो करती हूँ। ज्योतिष का सबसे पहला ये काम है कि किस
ग्रह की महादशा और अंतर्दशा में जा तक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेंगे। और जो दशाएं होती हैं, फिर जो दशाएं हैं वो कैसे पता लगती हैं? देखिए, जिस नक्षत्र में इंसान का जन्म होता है ना जी, उस नक्षत्र के बेसिस पर महादशा निकाली जाती है और उसी बेसिस पर बच्चे का नाम भी निकाला जाता है। ओके। इवन देखिए, इस चीज से रिलेटेड जब नाम की बात चली हुई है तो नाम में कई बार बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। नाम कैसे रखना चाहिए इंसान का, बच्चे का नाम हम कैसे रखें? जो जन्म कुंडली में नाम लिखला है तो क्या हमें वही नाम उसका ऑफिशियल नेम भी बना देना चाहिए? लेकिन यहाँ सभी दर्शकों के लिए एक चीज बहुत क्लियर करूंगी, नाम 2 होने चाहिए। एक आपका वो नाम जो आपके नक्षत्र के हिसाब से निकला है, जिसको हम कुंडली वाला नाम कहते हैं, आपके जन्म पत्रिका में जो नाम निकला, जो अक्षर निकला उस नाम पर रखना जी। और एक आपका ऑफिशियल नेम होना चाहिए जो उससे अलग हटकर हो। ओके। इसका रीजन बड़ा डीप रीजन है, लेकिन ये समझ लें कि नाम इंसान के 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए, मेल फीमेल किसी की भी आप बात करें, नाम 2 होने चाहिए जो कुंडली में एक बार लिख कर रख दिया गया है और एक ऑफिशियल नेम जो कि वो हर वक्त उसको यूज करता है अपने पेपर्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर, स्कूल में, ऑफिस में, सब जगह पर। ओके। हाँ, तो मैम आप भाव के बारे में ही बता रहे थे आप। ओके, फिफ्थ आपने बता दिया था। अगर हम बात करते हैं तो 5th हाउस सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन आती है। एजुकेशन किसी भी बच्चे का, या इवन अगर हम करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन है। आज के इरा में तो एजुकेशन आपको पता ही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर ये लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है क्योंकि ये केंद्र के साथ साथ त्रिकोण का भाव भी आ गया। ओके। 5th बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, चाहे आपकी एजुकेशन की बात करिए, आपकी संतान की बात करिए, मीन्स आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी हो सकती है, उसका सुख मिलेगा या नहीं। बच्चे कई बार आजकल आपने देखा कि बच्चों के होने में बहुत समस्याएं हो रही है। यहाँ 5th हाउस को उसके लिए भी 5th हाउस देखना है। 5th हाउस देखना। ओके। आप 6th हाउस पर आ जाए, यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए भाव अच्छा कहलाता है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक भी होता है। जैसे अगर यहाँ अच्छी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना चाहता है, किसी भी तरह की कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो ये हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा। ओके। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं, यहाँ पर रोग है, रिपू है, ऋण है, आपको लोन्स की समस्या बार बार होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, अगर हम यहाँ पर मंगल की बात करते हैं, ऐसे लोगों का किसी का भी जब मंगल 6th हाउस में होगा, वो लोग कभी भी आप आजमा कर देख लीजिए, ऐसे लोग अपना पैसा किसी को देंगे ना, चाहे बड़ी अच्छी सही इंटेंशन से देंगे कि इसकी हेल्प हो जाए, उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जिसको कहते हैं ना कि मेरा पैसा फंस गया, इसके लिए मैं क्या रेमेडी करूं। तो पहले आप बर्थ चार्ट को देखिए, मंगल की पोजीशन को, अपने 6th हाउस की पोजीशन को देखिए, क्या रिलेशन है, किस ग्रह का रिलेशन यहाँ पर बनता है, मैलेफिक है या कैसा है। उस हिसाब से आप ये बता पाएंगे कि पैसा जो गया वापस आएगा या नहीं आएगा। ऐसे लोगों का नहीं आता। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाओ, शनि बैठ जाओ, तो ऐसे लोग कभी भी शत्रुओं से परास्त नहीं होंगे। ऐसे लोगों के दुश्मन शत्रु बहुत होंगे लेकिन कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर अगर कोई सॉफ्ट ग्रह आ जाए उसका प्रेडिक्शन कुछ और हो जाएगा। ओके। और 7th हाउस, जैसे हमने पहले बात की, 7th हाउस जो है वो शादी का है। ओके, शादी के लिए 7th हाउस है। यहाँ पार्टनरशिप भी है, एक ही चीज नहीं है किसी भी हाउस में। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अलग अलग हाउसेस से देखी जाती हैं, तो एक हाउस के पास बहुत सारी चीजें हैं। 7th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ तो है ही है, पार्टनरशिप भी है। ओके। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप में वो लोग काम नहीं कर पाते। ये बिजनेस भी है, ये फॉरेन ट्रिप भी है। ओके। ये है 7th हाउस। अगर हम 8th हाउस की बात करते हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से आप सुन लेंगे इस बात को कि 8th हाउस जो है वो बहुत नेगेटिव है। एक्चुअली है भी, ओके, बट बहुत सी चीजों के लिए अच्छा है। अगर मैं कहूँगी तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको ऑकल्ट साइंस को सीखना समझना है, अगर आपको आपकी इंट्यूशनल पावर को देखना है तो 8th हाउस देखना पड़ेगा। 8th हाउस से ये चीजें पता लगेगी। ओके। उसका इंट्यूशन पता लगेगा। यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर अगर केतु को बिठाया, अगर बर्थ चार्ट में केतु यहाँ पर है या गुरु का संबंध किसी तरह से यहाँ बन जाए, ऐसे लोगों की इंट्यूशनल पावर अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। किसी भी चीजों को वो बहुत जल्दी से पहले स्मेल कर लेंगे कि ऐसा हो सकता है। और ऐसे लोग ऑकल्ट में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के लिए देखिए 8th हाउस ही सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका अपना अपना काम होता है, जैसे कि शनि है, गुरु है, बुध है। इवन बहुत कम लोगों को पता होगा कि राहु का काम भी ऑकल्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
ओके मैम, मेरे से राहु को तो कहते हैं कि अच्छा नहीं मानते, राहु को शनि को, इनको कहते हैं अच्छे प्लैनेट नहीं होते। देखिए हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में चल रही है कि अरे राहु खराब करता है, शनि खराब करता है। ये वो चीजें हैं, ये वो प्लैनेट्स हैं, अगर इनकी एनर्जीज को कुछ तरीकों से सही कर लिया जाए, जिसको हम रेमेडीज कहते हैं, कर लिया जाए तो इनका रिजल्ट हम अच्छा ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, इनकी प्लेसमेंट कैसी है, किस हाउस में ये है। जैसे आपको मैंने कहा 6th में अगर राहु और शनि है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके किसी की राशि अगर वृश्चिक है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, ऐसे लोग इमोशनल ज्यादा होंगे। अच्छा, जल्दबाजी की जगह पर इमोशनल ज्यादा होंगे, किसी भी चीज को बड़ा डीप जाकर सोचेंगे। कई बार जल्दबाजी इन सेंस कि कोई चीज अगर क्लिक हो गई तो बस तुरंत कर देना, फिर अदरवाइज वो अपना डिसीजन लेने में बड़ा लंबा टाइम ले भी सकता है, लेकिन जब क्लिक हो गई ना तो तुरंत चाहिए। ओके और ऐसे लोग इमोशनल होकर डिसीजन बहुत जल्दी ले जाते हैं। ऐसे ही जल तत्व की राशियां और भी हैं, 3 राशियां हैं जो जल तत्व से संबंधित हैं, जिनमें इमोशंस ज्यादा होते हैं। लेकिन कम से कम अगर हम कर्क की बात करें तो यहाँ पर अपनी ही राशि होने की वजह से इंसान संभला हुआ रहता है। वृश्चिक राशि ऐसी है जहाँ पर चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है, वो मन से वीक हो जाता है, अपने मन से कमजोर हो जाता है, तो उसकी डिसाइडिंग पावर जो है ना वो कई बार वीक होती है। ऐसे ही अगर हम मीन की बात करते हैं तो लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो ज्ञान का कारक है। ओके ऐसे लोग बहुत इमोशनल बेशक से हों, लेकिन उतने ही समझदार भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जुपिटर के लोग, जुपिटर जिनका लग्न में होगा, जिनकी राशि मीन होगी। अच्छा राशि मीन होगी, ओके ठीक है। हम जल तत्व की बात कर रहे थे जी। तो खैर 8 से आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस, जैसे आपको मैंने कहा कि खैर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है, किस तरह के ग्रह यहाँ बैठे हैं इस पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर हम 8th की बात करते हैं, जैसे ओकल्ट की बात आपको मैंने कर दी, यहाँ पर सफ़र भी बहुत है, जितने पेन्स हैं, जितने एक्सीडेंट्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, सफरिंग्स हैं, ये सब 8th हाउस से आती है। 8th हाउस। अगर लग्नेश आपका जो बॉडी लॉर्ड है, जो सबसे पहला घर है, उसका जो लॉर्ड है, अगर वो 8th हाउस में आता है तो ये मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति की पूरी लाइफ में अप डाउन चलते रहेंगे। कुछ चीज़ें कभी कभी सही तब होंगी जब या तो ट्रांजिट में कुछ चीज़ें बेटर हो, या जब महादशा अंतरदशा उस ग्रह की आए जो उस इंसान के लिए फेवरेबल होगा। लग्नेश का बॉडी लॉर्ड का अष्टम भाव में बैठना अपने आप में ही इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति की लाइफ में अप डाउन चलते रहने हैं। ओके डिपेंड्स कि बाकी के ग्रह कैसे हैं उसके, लेकिन ये एक मेजर चीज सामने आ जाती है कि अप डाउन तो चलना है जी। 9th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपका भाग्य है, आपका लक है। जब हम बात करते हैं हमने बहुत अच्छे कर्म तो कर लिए, हमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत मैंने अपना सारे एफर्ट्स डाल दिए, पर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए या जितना मैं डिजर्व करती हूँ जी, वो आपका लक फैक्टर है। कर्म के साथ साथ आपको भाग्य का सपोर्ट उतना ही चाहिए, जितना हम कर्म करेंगे उतना हमें भाग्य भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना। आपने कई बार देखा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कई बार जो अच्छे से अच्छी मेहनत की हुई कुछ सेकंडों से, कुछ मिनटों से रह जाती है। ये आपका भाग्य है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी भी है, आपके तीर्थ, आप किन किन जगहों पर जाना चाहोगे, आपका ये भी लक्ष्मी स्थान इसको भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव एक और आ गया। तो 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मनी की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, लक फैक्टर की बात करें, इवन ये वो हाउस भी है जहाँ पर हमें लव मैरिज भी देखी जाती है। ओके, लव मैरिज 7th का भी कनेक्शन है, 7th और 9th का कनेक्शन, 7th और 9th से देखेंगे। ओके जी, लव मैरिज की बात करेंगे। 10th हाउस आ गया आपका करियर, आपके कर्म। नॉट ओनली कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके वो कर्म भी जो आप डेली रूटीन में करते हो, उनका भी क्योंकि इम्पैक्ट तो होगा ही ना। आज होगा, किसी का कुछ टाइम के बाद होगा। और वो कर्म तो है ही, जो भी आपने एजुकेशन ली है या जो भी जीवन याचिका के लिए आप अपने सर्वाइवल के लिए जो भी इस तरह के कर्म करते हैं, वो भी 10th हाउस है आपका। वो 10th हाउस है। पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 10th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। ओके 11th हाउस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम है। ये वो हाउस भी है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं कि मैंने मेहनत बहुत की है भाई, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये भी आपका वही हाउस है जो हमने सेकंड की बात की थी। आपकी सेविंग्स अगर नहीं हो रही हैं
तो आप अपने सेकंड हाउस को अच्छे से देखिए, वहां बैठे ग्रह को देखिए, उसके लॉर्ड को देखिए, उस पर पड़ने वाली दृष्टियों को देखिए। ऐसे ही सेम आप 11th हाउस को देखिए, सेम यहाँ जिसमें भी प्रॉब्लम होंगी आपकी मनी से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आप पूछना जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मेरे बर्थ चार्ट में मनी का क्या स्टेटस है, तो ये 2 हाउसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही। इसके साथ साथ में 5th और 9th हाउस भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं हाउसेस भी आपस में रिलेटेड होते हैं जी। ये भी आपका देखिए ओवरऑल देखा जाए तो 12 घर हैं। हाँ। 12th हाउस, उसमें 9 प्लैनेट्स हैं। सारा खेल इन्हीं के अंदर है जी। लेकिन एक और बहुत बड़ी सीक्रेट आपको बता रही हूँ इस पॉडकास्ट में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ना नक्षत्रों को स्टडी नहीं करते। नक्षत्र 27 नक्षत्र कहे गए हैं जी। उन नक्षत्रों का अपना अलग अलग इफेक्ट है। जैसे कि इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बताऊं बात कि कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें अगर बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको मूलों में हुआ कहते हैं। मूलों में ये बच्चा मूलों में हुआ है, मीन्स ये भारी है। अच्छा, सिंपल लेमन लैंग्वेज कि ये बच्चा भारी है, उनके लिए तो कुछ भी है ही नहीं, लेकिन वो रिजल्ट लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका रीजन क्या है। पहले के लोग जो कुछ एक जनरेशन पहले की अगर हम बात करें तो सभी लोग थोड़ा जचवा लिया करते थे कि बच्चा मूलों में तो नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मूलों में होते हैं उनको 27 दिन के अंदर अंदर उसी सेम नक्षत्र के अंदर शांति करानी होती है। जिनका नहीं पता चलता वो चल रहे होते हैं, लेकिन वो उस बच्चे के होने के बाद से कुछ ना कुछ लॉसेस घर में होना, या वो अपने फादर पर भारी होता है या मदर पर होता है या अपने किसी और जैसे दादा दादी होते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ इफेक्ट उस बच्चे का रहता है, या घर के फाइनेंस पर उसका इफेक्ट रहता है। तो इसलिए ये चीज़ें जचवानी ज़रूरी हैं कि बच्चा मूलों में तो नहीं है। तो अगर मूलों में है तो ऐसे 6 नक्षत्र होते हैं जिसमें अगर कहा जाए तो भाई बच्चा अगर इसमें हुआ है तो वो मूलों में हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मूलों अपना जो नक्षत्र है इन सभी का अपना अपना एक इम्पैक्ट है। अब इसको और डीप स्टडी हम कैसे करेंगे, किसी भी प्लैनेट का कनेक्शन किस नक्षत्र से बनता है। अगर ये चीज़ें आप नहीं देखते हैं तो आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन नहीं निकाल पाते। ओवरऑल चीज़ें बिल्कुल निकल आती है नो डाउट, बट ये एक और ऐसा सीक्रेट है जो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर इस चीज़ को भी साथ में ले लिया जाए तो आपकी 99% प्रेडिक्शन आपकी सही निकलती है। तो नक्षत्रों को भी उसमें ऐड करना जरूरी, नक्षत्र की स्टडी करना बेहद जरूरी। ओके जी। एक हाउस और लास्ट का रह गया है 12th हाउस, जिसमें हम इसको भी हम त्रिक भाव होते हैं हमारे कुंडली में 3, जिसको हम छठा, 8वां और 12वां कहते हैं। यहाँ पर अगर आपका कोई भी प्लैनेट है तो इसका ऑलमोस्ट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, बशर्ते ये कि भाई ये हाउस में अगर कोई पाप ग्रह ना अगर है तो वो बेटर रिजल्ट दे सकता है। कुछ भी कोई भी शुभ ग्रह अगर इनमें आता है तो उसके इम्पैक्ट्स में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसमें कमी आ जाती है। तो 12th हाउस आपका क्या है, वो आपको खर्चों का है। आपकी जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, कोर्ट कचहरी में लोग फंसे होता है, 12th हाउस को देखिए। आपके बेफजूल के खर्चे होते हैं, आपकी सेविंग्स नहीं होती, ये सब 12th हाउस का काम है। बेफजूल के खर्चे ऐसे कि अगर मुझे आज इस महीने में मैंने एक टारगेट रखा है कि मुझे इतने 1000 आज सेव कर अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं या कैश में रखने हैं, जो भी कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसा बन जाएगा, घर में कोई बीमार पड़ गया, तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया, आपने मेडिसिन और हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा कर दिया, कोई ऐसा रिलेटिव आ गया, कोई ऐसा जिगरी दोस्त आ गया जिसको सडन कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो उसको कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही और वो आपके पास आया, तो खर्चे होंगे उसके सडन खर्चे होते रहेंगे। अगर आपका 12th हाउस डिस्टर्ब्ड है या कोई कौन प्लैनेट किस ग्रह कौन से घर का प्लैनेट उस घर में गया, उससे रिलेटेड खर्चे आपके होते रहेंगे। ओके मैम, तो अभी हम बात कर लेते थोड़ा सा रेमेडीज़ के बारे में, जो नॉर्मली लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको ठीक करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ आप सजेस्ट करेंगे? कुछ रेमेडीज़ कॉमन होती हैं, कुछ रेमेडीज़ आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप कॉमन सभी के लिए हम बताते हैं, उसको कोई भी इंसान कर सकता है, उसको उसका रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर सपोज मैं किसी मनी से रिलेटेड कोई उपाय को आपको बता रही हूँ, तो ये आपका जो कनेक्शन आपके बर्थ चार्ट में है उसको देखना ज़रूर होता है कि आप पहले एक बार अपनी कुंडली में ये देख लीजिए। जैसे अभी आपको मैंने पूरे घरों के बारे में बताया, 2nd और 11th इन दोनों हाउसेस की सिचुएशन अगर आपको खुद को पता है तो अकॉर्डिंगली आप उपाय कर लें, या एटलीस्ट आप किसी से भी एक बार अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करवा कर उनको नोट कर रख लें
कि ये हाउस मेरा ऐसा ऐसा है, अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज करिए। ओके। अगर मनी से रिलेटेड कुछ उपायों की बात करें, कुछ चीजें कौन मैम आप, हाँ तो आप जनरल आप बता दीजिए। बता देती हूँ जो कि सभी कर सकता है, लेकिन इस बात को सभी को समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीजें जो पर्टिकुलरली आपके साथ हो रही है तो आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज करिए। ओके। कॉमन चीजें कौन सी हैं, जैसे सपोज आजकल अगर हम नवरात्र की बात करते हैं, नवरात्र चल रहे हैं जी, ये ऐसे दिन होते हैं जिसमें कोई भी उपाय आपके लिए फलित हो सकता है। फाइनेंस की बात करते हैं कि मनी प्रॉब्लम है, इनकम कैसे बढ़ाएं या हम उसको सेव कैसे करें, अनचाहे खर्चे होते हैं। तो देखिए जैसे इन नवरात्रों में हम लोग महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, इन तीनों की पूजा करते हैं, जिसको हम कंबाइंड कर हम देखते हैं तो माँ दुर्गा के रूप में कर लेते हैं। ओके। महालक्ष्मी की हम अगर आराधना पूजा करना चाहते हैं क्योंकि धन की देवी वही है, तो ऐसे में अगर आप पहले नवरात्र को 5 गोमती चक्र जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, ओके। उनको पहले ही नवरात्र पर अगर माँ के चरणों में रख देते हैं, तो जैसे रोज दिया आरती और तिलक इत्यादि आप करते हैं, जो पंचोपचार की पूजा की जाती है, वैसे ही उन कौड़ियों पर भी या उन गोमती चक्र पर भी, आपको गोमती चक्र मिल जाए या आपको कौड़ी मिल जाए, दोनों में से कोई भी, गोमती चक्र की प्रेफरेंस रहेगी, उनके ऊपर भी वही पंचोपचार करना है आपको। मीन्स तिलक, चावल, अक्षत, कोई भी फल, मिठाई इत्यादि आप ये सब चढ़ाएं, धूप दिया आरती वगैरह करना है। अष्टमी जो तिथि आती है, जिस दिन हम अष्टमी, कंजक पूजन भी बहुत जगहों पर किया जाता है, बहुत से लोग नौमी करते हैं कंजक पूजा, तो इसमें अष्टमी तिथि पर उन सभी कौड़ियों को या उन सभी गोमती चक्रों को रेड कलर के कपड़े में, जो भी अगर कॉटन हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कोई ऐसा कपड़ा, जैसे हम लोग माँ की चुनरी जो हमने पिछले नवरात्रों में चढ़ाई हुई थी उसको हमने चेंज किया इस बार, और उस पहले वाली चुनरी के अंदर उन गोमती चक्रों को बांध कर, और जो मौली होती है जिसको हम रक्षा सूत्र कहते हैं, जो हाथ में कलावा बांधा जाता है, उससे सिक्योर कर उसको बांधकर आप अपने तिजोरी में रखें। ओके। और बांधते वक्त आप अपने मन में इस बात को रखेंगे, इस बात का विचार करते रहेंगे कि यस, माँ लक्ष्मी की कृपा मुझ पर होगी और बहुत जल्दी मेरी इनकम भी बढ़ेगी और मेरी सेविंग्स भी बढ़ेंगे। ओके। जो अनचाहे मेरे खर्चे होते हैं, जो बेफजूल खर्चे होते हैं, इनमें भी कमी आएगी। जी, तो ये लक्ष्मी के लिए ये रेमेडीज हैं जी, जो आप इस नवरात्रि में जो कर सकते हैं लोग, इस नवरात्र में कर सकते हैं। ये उपाय आने वाले नवरात्रों में भी किया जा सकता है। जी जी। कुछ और रेमेडीज मैम आप शेयर करना चाहें? जैसे मनी से रिलेटेड ही अगर आप जानना चाह रहे हैं। हाँ, मनी से रिलेटेड बता दीजिए मैम। देखिए, एक ऐसी चीज बताती हूँ जो कि सभी के घरों में होनी चाहिए, है ना। इससे आपकी इनकम तो इंक्रीज होती ही है, और ये कॉमन रेमेडी है। स्फटिक का श्री यंत्र जब हम दीपावली पर पूजा करते हैं, अगर इस टाइम के दौरान में अगर आप इस चीज को लें, बहुत ही श्रेष्ठकर है, बहुत ही उत्तम है। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें, दीपावली बीत गई और तब आपने किसी ने ये पॉडकास्ट देखा, तो ऐसे में क्या करेंगे, किसी भी शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, आप एक अच्छा स्फटिक का, जो ओरिजिनल स्फटिक हो, वो आप श्री यंत्र ले लें और उसको गंगा जल से शुद्ध कर अपने घर में लाल कपड़े के ऊपर, या फिर आप पीतल की या तांबे की छोटी सी कोई भी प्लेट इत्यादि लेके उसके ऊपर आप उसको स्थापित करें। हो सके तो थोड़े अक्षत उसके नीचे पहले रख दें, या लाल रंग का कपड़ा उस प्लेट के ऊपर रखकर उसके ऊपर आप श्री यंत्र स्थापित करें। जो भी हम, जिस तरह से हमें पूजा पंचोपचार की हम करते हैं, उसी प्रकार से एवरी फ्राइडे उसको फिर से क्लीन करना, गंगा जल से स्नान कराना, उनको तिलक इत्यादि देना, उसके ऊपर गुलाब के जो फूल होते हैं या गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको स्प्रिंकल करते रहना। एवरी फ्राइडे उनकी क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। जो उनकी टिप है, जो श्री यंत्र की जो टिप होती है, उसके ऊपर लाल कुमकुम का तिलक होना जरूरी है। जी, ओके। और मैम, अगर जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही है, वो करियर में अच्छा करना चाहता है, उसके लिए कुछ रेमेडीज? देखिए, जॉब से रिलेटेड रेमेडीज, यहाँ पर अगेन हमारा जो रोल आ गया वो 10th हाउस का आ गया। 10th हाउस की पावर एनर्जी किसकी है? नैसर्गिक तौर पर कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो 10th हाउस है शनि के पास। इनकम भी कहीं ना कहीं जनरेट कराने के लिए शनि बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नैसर्गिक मीन्स नेचुरल तौर पर। अगर हम कुंडली को ये तरफ कर देते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट किसको दिया गया, तो ये डिपार्टमेंट शनि के पास है। शनि से संबंधित अगर जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही है, इवन अगर शनि यहाँ खुद बर्थ चार्ट के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम आ जाती है।
ओ आ जाती है, अमूमन आ जाती है, उनके साथ कॉन्स्पिरेसीज अलग अलग तरीकों से होने लग जाती है। ओके। लेकिन शनि की कुछ रेमेडीज करने से जॉब मिलना और इनकम का जल्दी होना ये भी किया जा सकता है। तो जिसको जॉब में अच्छा करना हो तो शनि की रेमेडीज अप्लाई करें शनि अपनी की लाइफ रेमेडीज में। कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर से वही बात है कि आपका 10th और 11th लॉर्ड कुंडली के अंदर कौन है उसकी रेमेडीज होनी बेहद जरूरी हो जाएंगी। लेकिन ओके। किसी को अपने बर्थ चार्ट के बारे में नहीं पता है कि कौन है मेरा 10th लॉर्ड, तो उसके लिए कॉमन एक रेमेडी ये होती है कि आप जितना हो सके शनिवार के दिन शाम के वक्त में शनि मंदिर जाएं, जो सरसों का तेल होता है वो जरूर अर्पित करें, चढ़ाएं। और जितने ब्लाइंड लोग हैं, जितने भी जो हैंडीकैप लोग जो होते हैं, जो वृद्ध लोग जो होते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह आपने देखा है, यहाँ पर कुछ भी जो आपकी क्षमता बने, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ दान करते रहें। सर्दियों की, विंटर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लैंकेट्स देना बहुत शुभकर है। अगर आप अनचाहे खर्चों की बात करते हैं या ये बात करें कि हॉस्पिटल्स या दवाओं वगैरह में आपके बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, तो इसके लिए सिंपली आप ऐसे वृद्धाश्रमों में आप मेडिसिन दान करना, गुप्त रूप से आप अगर ये चीज करेंगे कि किसी की हमने हेल्प की है और उसका प्रोपेगेंडा मैं इतना करूं, सब जगह पर उसको मैं पब्लिश करूं, सब जगह पर एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं, तो ये कोई रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी। पहली बात तो ये कि मन में ऐसे भाव होने चाहिए किसी भी काम को करने के वक्त पर कि इसको मैं रेमेडी नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी की हेल्प करनी है। तो वो नेचुरली जब नेचर के साथ आप कनेक्ट करते हैं ना, जब किसी की भी हेल्प आप करते हैं, तो बहुत सी चीजें तो ऑटोमेटिकली आपकी सही होने लग जाती हैं। जॉब के लिए आपने पूछा, तो ये शनि से रिलेटेड, ये दान से रिलेटेड तो बात हो ही गई। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जी। अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कच्चे जो सूखा हुआ गोला होता है जिसको हम खोपरा कहते हैं, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट दें और उसके अंदर आप थोड़े जौ, काले तिल, थोड़ी सी जो शक्कर होती है जिसको हम देसी खांड भी कह देते हैं, बूरा कह देते हैं, ऐसी कोई भी मीठी चीज जी, और इसके साथ में थोड़ा सा आटा, ये 4 चीजें मिलाकर अपने ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और इसको किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यहाँ इसका लॉजिक आप पूछेंगे कि क्यों? पीपल वृक्ष क्योंकि बहुत हमारे लिए पवित्र माना गया है, उसको बड़ा अशुद्ध माना गया है, पूजा इत्यादि में बहुत जगहों पर पीपल का हम लोग भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारी मान्यताएं हैं पीपल के साथ जुड़ी हुई। इसके आसपास में जो छोटे जीव जंतु हैं, चींटियां हैं, मकोड़े हैं और छोटे छोटे, उन सभी के लिए हमने ये अन्न रखा है। जौ है, आटा है, मीठा है, काले तिल है। तो ये सभी चीजें हमने अपने लिए तो क्या ही करना है, हमने नेचर की हेल्प की है, हमने उन छोटे छोटे जीव जंतुओं की हेल्प की है, उनके लिए खाना, उनके लिए भोजन की प्रबंध हमने उनकी व्यवस्था की है। तो ये है वो चीजें जो हमें लगता है कि हम रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन इस सब चीजों के पीछे का जो लॉजिक है वो कुछ और ही है। ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसके पीछे अगर कोई ये कहे कि क्या रेमेडीज के पीछे अंधविश्वास है, कुछ भी कोई कह देता है, तो ये मैं उस चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे के लॉजिक को समझने की जरूरत है। तो सारी रेमेडीज के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक रहेगा। कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है, या तो वो आपके प्लैनेट से रिलेटेड होगी, या नेचर से रिलेटेड होगी, किसी न किसी की हेल्प से रिलेटेड होगी। अंधविश्वास कुछ और चीजें हैं जिसको अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, कुछ रेमेडीज की बात करते हैं ना, तो बहुत से लोगों ने इसको अंधविश्वास कहकर बस बना दिया कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, मैंने अभी वृद्धाश्रम की बात की, मैंने छोटे बच्चों की बात की, मैंने कहीं पर किसी को कुछ दान देने की बात की, या जैसे ये छोटे जीव जंतुओं की बात की, तो इसमें क्या अंधविश्वास है? ऐसा क्या है इसमें जो कि किसी का कुछ नुकसान हो जाएगा? नहीं, इवन ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि आपकी जितनी भी इनकम हो जाए, आप चाहे लाखों में कमाएं, करोड़ों में कमाएं, उसका कुछ भाग आपको हर महीने दान करना चाहिए, है ना? अगर हम ऐसे कहें कि अरे क्योंकि आपका ब्लैक का मनी है क्या, इसलिए आपको दान करना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा दान करने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई ब्लैक मनी होगा इसलिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है। आप चाहे नंबर 1 का कितना अच्छा मेहनत से पैसा कमाएं, लेकिन आपको अपनी इनकम का कुछ पोर्शन 5%, 2%, 1%
जो आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम कितनी है, आपके जरूरत कितनी है, उस हिसाब से थोड़ी सी चीजें आपको दान हर महीने करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए। उसको जी। हम कहते हैं कि अपनी चीजों, जब जो बेफजूल के खर्चे होते हैं ना, उन लोगों के लिए ये रेमेडी है। उन लोगों के लिए ये रेमेडी भी है, जो शास्त्रों में हमें बताया गया कि भाई अपनी इनकम का कुछ पोर्शन दान करो। ये तो बात है, लेकिन ये एक रेमेडी भी है उन लोगों के लिए। ओके मैम, एक और रेमेडी पूछना चाहूँगा। जैसे जो लोग शादी के फेज में हैं, उनकी शादी डिले हो रही है, तो उनके लिए कोई रेमेडीज? बहुत बढ़िया। आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा देखने में आती है कि शादी या तो हो नहीं रही होती है, होने के बाद अदरवाइज प्रॉब्लम आ रही होती है। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बर्निंग है। आई थिंक मेरे साथ तो ये बहुत सारी क्वेश्चंस आते रहते हैं। जी। देखिए, सबसे पहली बात, नेचुरल तौर पर देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट है जो आपके इन चीजों को कंट्रोल करता है। ओके। जुपिटर। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, ओके, लेडीज की, गर्ल्स की बात करते हैं, तो जुपिटर का बर्थ चार्ट में अच्छा होना जरूरी है। ओके। अगर वो डिस्टर्ब है तो आपकी शादी डिले हो सकती है। काफी चांसेस, काफी चीजें ऐसी बनती रहेंगी कि शादी आपकी डिले हो। ओके। इसके अलावा सेकंड पॉइंट होता है आपका सप्तमेश कैसा है। जब भी उसका या तो गोचर में या उसकी महादशांतर दशा में, उसकी दृष्टि के हिसाब से जब जब योग बनेगा तब शादी के चांसेस बनते हैं। तो लड़कियों के लिए जुपिटर और लड़कों के लिए वीनस यानी कि शुक्र। ओके। ये दो प्लैनेट्स हैं जो शादी के कारक हैं। ओके। करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। शादी के बाद प्रॉब्लम आ रही होती है, उसका एक अलग रीजन है। जैसे मैंने आपको कहा कि 12 घर और 9 ग्रह, इन्हीं का सारा खेल है जी। तो ये दो प्लैनेट्स हैं जो कि शादी करवाते हैं या उसका सुख अगर देते हैं तो इनके पास है ये डिपार्टमेंट। सबसे जरूरी है, अगर हम लड़कियों की बात करें, पीली चीजें। ओके। अब यहाँ पर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको दान भी करनी होंगी अगर जुपिटर डिस्टर्ब है तो। और अगर आपका जुपिटर ठीक है लेकिन सप्तमेश की स्थितियां बिगड़ी हुई हैं तो पीली चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना। कंज्यूम करना उनको। जैसे अगर हम सुबह नहाने की बात करते हैं तो अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर आप नहाइए। तिलक लगाने की बात करते हैं तो हल्दी, केसर, पीला चंदन, किसी का भी तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हैं, कंठ पे लगा सकता है, नाभि पर लगाया जाता है। अगर शादी के लिए लड़कों के लिए क्या रेमेडीज होंगी? उसमें वीनस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो कॉमन रेमेडी है, जो मैं बता कॉमन रेमेडी जो सब यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी आपको जो लड़का लड़की, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है और बहुत आजमाई हुई सटीक रेमेडी। 7 तरह की पीली चीजों को एक पीले कपड़े के अंदर बांधकर, एक चिट उसमें रखकर, एक मंत्र है उसको बोलकर, उस पर फूंक मारकर, जिसकी शादी होनी है उसका विचार कर कर उसमें उसको पोटली बना दिया जाए और घर के किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहां पर वो उसको कोई छेड़े ना, देखे ना। 1 महीना, 2 महीना, बहुत ज्यादा हुआ तो 3 महीने शादियां होती देखी है हमने। ओके। ऐसी कोई रेमेडी, जैसे किसी को अगर गुस्से का प्रॉब्लम है, एंगर का इशू है उसे, एंगर इशू, तो उनके लिए कुछ रेमेडी? जी देखिए, रेमेडी बताती हूँ, उससे पहले मैं योग बताती हूँ ये होता क्यों है। सभी लोग इतने गुस्से वाले नहीं होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं। क्यों होते हैं? जी। आपका जैसे हमने शुरू में बात की, लग्न, लग्नेश मीन्स आपका बॉडी लॉर्ड है ना। आपके फर्स्ट हाउस में किसकी राशि है, वो कैसा प्लैनेट है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, तो ये इनके जो लॉर्ड हैं, 1 नंबर का लॉर्ड है मंगल, मार्स, एनर्जेटिक है, गुस्से वाला है, जल्दबाज है। अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, सूर्य, अग्नि है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण है अग्नि जी सूर्य के पास। तो ऐसे लोगों में एंगर इश्यूज ज्यादा मिल सकते हैं। इसके साथ में अगर शनि या राहु की एनर्जी मिक्स हो जाए, मंगल और राहु बैठ गए साथ में, अगर लग्न में आ गए, सप्तम में आ गए, इवन मैं कहती हूँ कुंडली के किसी भी घर में आ गए, ये एक ऐसा योग बनाते हैं जिसको मैं तो खैर दुर्योग कहूंगी, क्योंकि इनकी जो डिसाइडिंग पावर होती है ना वो तुरंत होती है। जो चाहिए तो बस क्विक होना चाहिए, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं। और अपनी विल के अगेंस्ट कुछ चीजें होती हैं तो इनको बहुत बुरा लग जाता है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो जो मैम मांगलिक होते हैं उनके लिए क्या होता है? मांगलिक भी वही होता है जिनका मंगल स्ट्रांग है, वो मांगलिक है? देखिए, मंगल की अगर हम बात करते हैं ना, मंगलिक होना, आपके कुंडली के जो 5 ऐसे हाउसेज हैं जहां पर अगर मंगल है तो वो इंसान जो है वो मांगलिक कहलाता है। इसमें भी बहुत चीजें डीप हैं।
मंगलिक को एकदम से देखकर मंगलिक कह देना सही नहीं होता है। 5 हाउसेस में भी आप ये देखिए कि मंगल की पोजीशन एक्चुअली कैसी है। उच्च का अगर है तो यस डेफिनेटली, क्योंकि पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां ये घर ऐसे हैं जहां पर मंगल अगर होता है तो इसको हम मंगलिक डिक्लेयर करते हैं कि ये जो जातक है मेल फीमेल ये मंगलिक है। लेकिन आप इसमें ये देखिए, जो उससे मैंने आपको बीच में नक्षत्रों की बात की थी, राशि की बात की थी, कि इन हाउसेज में मंगल बैठ जरूर गया, लेकिन किस राशि का बैठा है उस ग्रह को भी तो देखिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु की राशि में मंगल बैठता है इन घरों में, खासतौर से 12वें हाउस की बात करते हैं, 12वें घर की बात करते हैं, यहाँ पर अगर गुरु की राशि में मंगल बैठा है तो हम इस जातक को ना मंगलिक होते हुए भी नॉन मंगलिक डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी होनी है, लव मैरिज हो रही है, या ऐसी फैमिलीज जो बिलीव नहीं करती, एक फैमिली बिलीव करती है दूसरी फैमिली बिलीव नहीं करती कुंडलियों में, तो एक जातक मंगलिक हो गया दूसरा नॉन मंगलिक हो गया, अब शादी कैसे कराएं? आप दूसरे की कुंडली में ये देख लीजिए पाप ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। ओके। एक की कुंडली में तो हमने मंगल को देख ही लिया, लेकिन दूसरे के कुंडली के अंदर आप पाप ग्रहों की स्थितियों को देख लीजिए, हो सकता है वो उससे ज्यादा पावरफुल हो। मैम, पाप ग्रह आपने बोला तो पाप ग्रह कौन कौन से होंगे? शनि, राहु, केतु को, जबकि अगर मैं मानूं, मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि केतु को हम लोग पाप ग्रह कह देते हैं, वो लेकिन इतना बुरा प्रभाव नहीं देता। स्पिरिचुअलिटी में आपको लाने वाला अगर गुरु है, शनि भी कहीं ना कहीं है, सबसे पहले केतु है। ओके, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि ये किसके साथ बैठ गया। हमेशा राहु के ऑपोजिट होता है ये जी। इस बात से ही सब लोग आइडिया लगा सकते हैं। राहु के टोटली अपोजिट होता है केतु। ओके। ये हमेशा बैड नहीं है, इसकी एनर्जीज हमेशा खराब नहीं करते। हाँ, केतु से संबंधित बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगर पर्टिकुलर किसी, सबसे पहले 8th हाउस की बात करते हैं, अगर ऐसे किसी व्यक्ति के 8th हाउस में केतु है, ऐसे लोग अगर अपने सीक्रेट शेयर करेंगे वो सक्सेस नहीं होंगे। कोई प्लान है, मुझे आज इस इंटरव्यू के लिए जाना है, मैंने सब जगह पर बता दिया, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, सबको मैंने बता दिया, भाई कल मेरा फला जगह पर बड़ा अच्छा सा एक ये रिनाउंड ऑफिस है, यहाँ मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। तो आपका वो क्लियर हो जाए तो आप बता देना। ओके। कुछ नई चीज आपके, कोई भी चीजें होने वाली है लाइफ में, आपने पहले से पहले, जिसको कई बार कहते हैं ना शो ऑफ, कर दिया अगर, तो नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज सही नहीं है करना। प्रिकॉशंस, हमें जो डिस्टर्ब है, जो हाउस डिस्टर्ब है, या जो प्लैनेट हमें खराब कर रहा है, बैड इम्पैक्ट दे रहा है, उसकी रेमेडीज की जाती है। इसके साथ साथ में आपकी बर्थ चार्ट के अंदर प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, आपको किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लाइफ में अडेप्ट करनी है आपको, वो भी चीजें क्लियर होती है। किसी के लिए सजेशन दिया जाता है कि आपको अपने पेरेंट्स की बातों को यस करना है। अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आप सिंपल हाँ जी ओके करके साइड आ जाइए। आर्ग्यूमेंट अगर आप करेंगे तो उनका तो लॉस है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आपका जरूर 100% लॉस है। ओके। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा होता है, जिनका मून डिस्टर्ब है ना, ऐसे लोग आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं, और खासतौर से मदर की सपोर्ट उनको नहीं मिल पाती। सबसे पहले हिदायत दे दी जाती है कि अपने मून के लिए तो जो अलग अलग रेमेडीज हैं, रुद्राक्ष पहनिए, रुद्राभिषेक कराइए, भगवान शिव की पूजा करिए, सबसे पहले आप अपनी मदर के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उनके साथ ये हम उनको हिदायत देते हैं कि आपको आर्ग्यूमेंट्स कभी नहीं करना है, वो चाहे गलत कह रही हैं, आपको यस किया, ओके किया, खत्म। चाहे उस बात को फॉलो मत करिए, उस बात को मानिए नहीं, लेकिन अगर आप आर्गुमेंटेटिव फेज में आएंगे, आप उस सिचुएशन में आएंगे, आप गलत हो, आपने ये किया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका मून और ज्यादा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। हर एक प्लैनेट बहुत से ऐसे रिश्ते भी बनाता है, बताता है कि ये प्लैनेट इस रिश्ते से संबंधित है। अगर हम फादर की बात करते हैं, अगर सन को अच्छा करना है, आप अपने फादर की ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर सन डिस्टर्ब है तो आपके फादर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको क्या कोशिश करनी है, यही तो बर्थ चार्ट आपको बताता है, आपकी कुंडली आपको यही बताती है कि आपका ये प्लैनेट अगर डिस्टर्ब है तो रिश्तों में आपको क्या करना है, रेमेडीज के लिए आपको क्या करना है, कौन सी प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी है।
अपने फादर की ब्लेसिंग्स को लेने की कोशिश कीजिए। या तो ऐसे लोगों का फादर का सुख होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, अर्ली एज में फादर जा चुके होते हैं, या फिर अगर होते हैं तो रिलेशंस अच्छे नहीं होते। लेकिन हमारी कोशिश अच्छे से अच्छे रखने की है। ऐसे ही मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, मंगल की बात करता है जो कि एनर्जी देने वाला कारक है। सबसे बड़ी जो बात है आज के दौर में, अगर किसी चीज को करना है तो मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है। अपनी बातों को रखना है तो मंगल की एनर्जी जरूर चाहिए सही तरह से, क्योंकि हमने गुस्से की बात तो कर ली मंगल के साथ, लेकिन मंगल वो पावर भी तो है जो आपसे अच्छा काम करवाता है। जो करवाने की, जो करने की जो कैपेबिलिटी है वो मंगल के पास है। इवन अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं ना, तो जब हम 2000 की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 नंबर मिस हो जाता है। केवल 2009 या जिस भी बर्थ चार्ट में, जिस भी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर एक बार भी आ गया तो ठीक है, लेकिन उससे पहले 999 से पहले जो जो बच्चे पैदा हुए उनके पास 9 की पावर थी। 9 नंबर मीन्स मंगल। मंगल अगर सही है आपका तो आप अपनी बात को, जो हिम्मत की बात करते हैं, वो आपके पास है। ये अगर राहु के साथ आ गया तो अंगारक बना देगा आपको। इसको सही रखना जरूरी है। तो रिश्तों में अगर हम बात करें, ये किसको दिखाता है? आपके भाइयों को दिखाता है। आपके ब्रदर्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बुध की बात करते हैं, मरकरी जो कि किस किस चीज का कारक है? आपकी वाणी का कारक है, आपकी बुद्धि का। आपके जो भी लोग बैंकिंग सिस्टम में हैं, जो भी अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा, ये सब क्या है? ये मरकरी है। अगर ये सही है तो यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। इसको अगर ये डिस्टर्ब है तो बाकी की रेमेडीज तो हो गई, लेकिन रिश्तों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी सिस्टर्स, आपकी बुआ, जो लेडीज हैं, छोटी कन्याएं, ये बुध है। सोसाइटी में रहने वाले किन्नर, ये बुध है। जुपिटर जो कि मेरे हिसाब से एक ऐसा प्लैनेट है, अगर किसी की कुंडली में जुपिटर डिस्टर्ब्ड है ना, या नीच राशि का है, तो उसके पास ज्ञान की कमी हमेशा रहेगी, सद्बुद्धि नहीं मिलती ऐसे लोगों को। और जो सुख की बात करते हैं तो उसमें सुखों में भी कमी, या तो उनका वीनस अच्छा हो, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते ही रहेंगे। अगर जुपिटर की बात करेंगे तो आपके घर के जो भी बुजुर्ग हैं, जो ब्राह्मण हैं सोसाइटी में, जो मंदिरों में भी आपने पुजारी जी देखे हैं, पंडित जी देखे हैं, जो ब्राह्मण देव हैं, वो सब जुपिटर है। आपके जो शिक्षक, आपके जो टीचर्स हैं, वो जुपिटर है। ये सब कनेक्शंस हैं सोसाइटी में, आपस में, रिश्तों में, आपस में। तो इसीलिए पहले के जो लोग कहा करते थे ना, वो गलत नहीं था। रिश्तों में सामंजस्य का होना बेहद जरूरी है। पहले बहुत ज्यादा ऐसा लेवल भी नहीं था कि एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट किया जाता था, लेकिन एक ना सद्भावना होती थी सबके अंदर, एक पॉजिटिव थॉट्स हुआ करते थे रिश्तों को लेकर भी, समाज में एक दूसरे की हेल्प करने को लेकर भी। तो इतनी प्रॉब्लम्स होती भी नहीं थी। आज के टाइम पर आप देखिए, ईगो की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है ना। ईगो कौन आ गया? सूर्य आ गया। जहां सन डिस्टर्ब हुआ, ऐसे लोग, बहुत से लोगों को आप देखना कि अपने ईगो के चक्कर में ना अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ लेते हैं। जिसके पास सन की एनर्जी नहीं है, जिसके पास सन डिस्टर्ब है, वो अपने बनते हुए कामों को अपने ईगो के चक्कर में खराब करेंगे जी। बहुत जगह देख लेना, वो रिश्तों में भी ईगो आएगा, ऑफिस में उनके ईगो आएगा, हर जगह। चाहे ज्ञान की कमी हो, लेकिन मैं बहुत कुछ हूँ, ये सूर्य डिस्टर्ब है। मैम एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है अभी, कि हम इसमें ना एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत सारे योग देखते हैं, जैसे बोलते हैं काल सर्प योग या फिर राजयोग। तो अगर कोई कहता है कि ठीक है मेरे राजयोग है इसके अंदर, तो क्या वो सही में बहुत फेमस या फिर राजा वाली लाइफ जिएंगे बाद में, या फिर ये जो योग्स होते हैं इनका क्या क्या मीनिंग होता है? देखिए, राजयोग की बात करता हूँ। राजयोग एक्चुअली क्या है? जिसके पास सुख है। और सुख कैसा है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो अच्छा फाइनेंस होना, एक अच्छा गाड़ी बाड़ी होना, घर परिवार आपके पास है, अगर आप सुख शांति से जी रहे हैं ना, तो ये राजयोग है। अगर आप ये कहें कि अगर हम, बहुत से लोग ये तुलना करेंगे कि अरे जब तक मेरे पास करोड़ों की इनकम नहीं है, जब तक मैं अंडानी या अंबानी की तरह से नहीं कमा रहा, तब तक राजयोग तो है ही नहीं। हाँ जी। यहाँ पर समझने की बात है। राजयोग एक्चुअली वो है जो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया कि अगर आप सुख चैन से जी रहे हैं, अच्छा खासा आपका काम चल रहा है, ठीक ठाक आपको जो जरूरत है वो सब पूरी हो रही है, आप दान पुण्य भी कर पा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर पा रहे हैं, संतान है और संतान अच्छी है, उसका सुख आपके पास है, इससे ज्यादा और आपको राजयोग में क्या चाहिए? जो ग्रीड है
उसका तो कोई अंत नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो राजयोग वो है जहां पर आपका बॉडी, आपकी हेल्थ सही है, आपकी वेल्थ सही आ रही है, खर्चे नाजायज नहीं हो रहे, सही जगह पर खर्चा हो रहा है, परिवार में सामंजस्य है, अपना खुद का घर और अपना व्हीकल है, बच्चे सुख से हैं, शांति से पढ़ते हैं, सब कुछ घर में, कलेश नहीं है, समाज में अच्छी इमेज है आपकी, ये राजयोग है। ओके है ना। और अगर कोई कहे तो भाई उसके लिए तो फिर कोई एंड नहीं है। और इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आपके मून और आपके सन, ये 2 प्लैनेट अगर आपके बैलेंस्ड हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ दे देता है। ओके। दूसरी तरह से अगर मैं इस बात को कहना चाहूँ, जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको रिश्तों की बात समझाई कि कौन सा प्लैनेट किस रिश्ते को दिखाता है। पेरेंट्स के हमारे कुछ भी कहे बिना वो सारी जरूरतें पूरी करते हैं हमारी। जब हम छोटे रहते हैं उनको पता होता है कि बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको भूख लगी है या उसके पेट में दर्द है या उसने गीला कर दिया है, क्या होगा उसके साथ, वो मदर को ऑटोमेटिकली पता होता है। ऐसे ही सन और मून अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छे पोजीशन में है, आपको ये ही एक राजयोग मिल गया। ओके ठीक है। इसके अलावा तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके। अगर आपने कालसर्प की बात की तो डेफिनेटली ये भी 2 तरीके से होता है। वैसे तो 12 हाउसेस हैं तो 12 तरीकों का, 12 प्रकार का कालसर्प योग बताया गया है, लेकिन इसमें जो मेजर पॉइंट है उसको समझने में ये है कि एक होता है कालसर्प दोष, ये दोष है, ये योग नहीं है, ये दोष है। एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव, जो पूरा अपना कोई ऐसा प्रभाव दे नहीं रहा होता। जब हम कई बार सुनते हैं, बहुत सारे और वीडियोस में भी आपने सुना होगा, अरे कालसर्प दोष तो बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में भी है ना। लता मंगेशकर जी की कुंडली में है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है, शायद अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि वो इनएक्टिव होता है या उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाते हैं, या उसके साथ साथ में एक ऐसा प्लैनेट कुंडली में जरूर होता है जो इंसान को ऊपर तक लेकर जाता है। कालसर्प वाली कुंडलियां भी प्रोग्रेस करती हैं, ऐसा नहीं है। देखने की बात ये होती है, अगर आपका एक्टिव कालसर्प दोष है ना, ऐसे लोग स्ट्रगल करते हुए ही नजर आएंगे। उसको देखने का तरीका है। ओके। ये हमेशा वक्री रहते हैं। मैंने आपको नक्शल में बताया कि राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलता है। इस तरह से इनका देखा जाता है कि ये एक्टिव कालसर्प दोष है या ये इनएक्टिव है। जी ओके मैम, तो अब लास्ट में आप थोड़ा सा भी, नवरात्रि का ही सीजन चल रहा है, तो नवरात्रि के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें सबको? देखिए, नवरात्रि में ना ये वीडियो जब भी आप लोग देखें, आने वाले नवरात्रों के लिए जरूर तैयारी रखिए। शारदीय नवरात्र जो कि अक्टूबर के टाइम पर लगभग आते हैं, तो उन नवरात्रों की एक अलग ही मान्यता है। चैत्रीय नवरात्रों की अलग मान्यता है और शादियों की अलग है। तो शारदीय नवरात्रों में आप एक खास काम जरूर करें। वैसे तो मैं कहती हूँ कि इन दोनों ही नवरात्रों में ये काम करना है, लेकिन शारदीय में जरूर खेतरी घर में जरूर करें। जब भी आप नवरात्र अपने घर में रखते हैं, अपनी स्थापना माता की जाती है, साथ में एक कलश की स्थापना जरूर होनी चाहिए। उसके अंदर हल्दी की 1-2 गांठ, गोमती चक्र, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत, चावल और एक सुपारी, ये रखकर उस जल के अंदर, जो हमने गड़वा ले लिया, लोटा ले लिया, तांबे का हो जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा गंगा जल और फिर साफ पानी डालकर ये सब चीजें उसमें रखी हैं, उसके ऊपर अशोक या पान के पत्तों को रखकर, उसके ऊपर नारियल रखकर ये कलश की स्थापना कही जाती है। इसके नीचे थोड़े अक्षत रखेंगे, इस कलश को रख देंगे, ये कलश की स्थापना हो गई। इसको हम वरुण देव के हिसाब, जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो वरुण देव करते हैं इसको। ओके। ये एक्चुअली क्यों होता है? जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड हम जहां तक भी देख पाते हैं ऊपर आकाश में, ये सभी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कलश के अंदर। उसके अंदर हम उनका आवाहन करते हैं कि वायु, जल, आकाश, जितनी भी ये पॉजिटिव चीजें हैं, लाइट जिसको हम प्रकाश कहते हैं, उन सब चीजों को हम इसके अंदर बुलाते हैं। आप यहाँ स्थापित होइए, हमारे घर में पधारिए और अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें दीजिए। जो हमने चीजें इसके अंदर डाली हैं, जैसे हल्दी की गांठ है, ये इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है कि हमें हेल्थ मिले। जो सिक्का डाला है वो वेल्थ के लिए है। तो ऐसे हर एक चीज का अपना एक मीनिंग है। तो ऐसे कलश की स्थापना करके, माता की स्थापना, जो उनकी मूर्ति, फोटो जो भी आप रखना चाहते हैं उसकी स्थापना की जाती है। मन के भाव बहुत मैटर करेंगे यहाँ पर, ये जरूर करें। साथ में खेतरी जरूर रखें। खेतरी क्या होती है? जौ लिए जाते हैं, इनको ओवरनाइट पहले सोक कर लिया जाए,
मिट्टी के किसी भी पात्र में, मिट्टी के किसी बर्तन के अंदर आप थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी जमुना रेत, हल्का से इन दोनों को मिक्स करके इसके अंदर आप सुबह के टाइम समय में, जब भी आपने स्थापना का पूरा प्रोसेस आप कर रहे हैं, उसी समय में आप जौ को इस मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा जल इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये क्यों करते हैं हम? ये आपके घर की संपन्नता को, समृद्धि को दिखाता है जी। क्योंकि आजकल नवरात्र चल रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी अपने जितने भी प्यारे दर्शक हैं उनको मैं देना चाहूंगी। जिसने भी खेतरी की हुई है इन चैत्रीय नवरात्रों में भी, जब लास्ट डे होता है, जब हम अष्टमी या नौमी जो भी आपके घर में की जाती है, वैसे तो विधान नौमी का है, 9 दिन तक माता की पूजा आराधना की जाती है, नौमी की रात्रि या उसकी संध्या काल में विसर्जन किया जाता है। अगर आप स्थापना करते हैं तो विसर्जन भी जरूरी है। मीन्स अगर आपने माता को बुलाया है, किसी भी एनर्जीज को बुलाया है, तो उनको अपने उनके स्थान पर वापस भेजना जरूरी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम खेतरी पर आते हैं। खेतरी में आपने जो जौ उगे हैं, आपके जो जौ से जो बालर बाहर निकलेगी, उसमें ये देखिए कि क्या कोई व्हाइट कलर का जौ है। वैसे तो शारदीय नवरात्रों में जब 10th डे होता है, उस दिन दशहरा होता है, उस पर रावण की घर में बहुत जगहों पर पूजा की जाती है, उन जौ को वहां प्रयोग किया जाता है। ये विजय का प्रतीक है। इसलिए मैंने कहा कि शारदीय नवरात्रों में तो खेतरी जरूर होगी, बट इन नवरात्रों में भी अगर आप करते हैं तो एक वाइट कलर के बालर को देखिए कि क्या उन जौ में से एक वाइट कलर का जौ है। अगर एक भी अगर आपको मिल जाए तो समझिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर है। ओके। जितनी अच्छी खेतरी होगी उतना आने वाले समय में आपके घर में धन संपदा, उतनी ब्लेसिंग्स उतनी रहेगी। ओके। और जो व्हाइट कलर का जो मैंने जौ बार बार आपको कहा, अगर ये मिल जाए तो इसको बस आराम से प्यार से निकालिए उसमें से, और किसी भी लाल कलर के कपड़े के अंदर सिक्योरली बस अपने पर्स में रखना चाहें, अपनी तिजोरी में रखना चाहें जी, किसी की नजरों में नहीं आए, बस किसी को बताना नहीं है कि अरे हमारी खेतरी में से देखो देखो व्हाइट, नेवर। बस उसको लेकर चुपचाप से आप अपनी तिजोरी में या अपने धन स्थान पर या अपने पर्स के अंदर जहां आप रखना चाहें, उसको आप लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू मैम। ऑलमोस्ट आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे एंड होता है, और बट मैं चाहूँगा आप फिर से एक बार आएँ और हम कुछ और नई चीज़ों पे टॉपिक पे डिस्कस करें। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आपके इतने सपोर्ट, आपके इतने प्यार का, मुझे यहाँ बुलाने का। थैंक यू सो मच, एंड आई विश कि बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ जुड़ें। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट मेरी एक विश है वो ये है कि अच्छी चीज़ें पब्लिक में ज़रूर जाएं, लोग समझें कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, क्या इनका मीनिंग है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक्चुअली वो इफेक्ट्स हैं जो हमें नेचर से मिलते रहते हैं। टाइम टू टाइम हमें वो बताते रहते हैं कि देखो ये काम सही है और ये काम गलत है, इसको इस तरह से करो, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ, कुछ नेचर की हेल्प करो, कुछ दान करो, कुछ ऐसी चीजें करते रहो जिससे आपके आने वाला टाइम आपके लिए बेटर रहे। जी, नेचर में तो चीज़ें वो चीज़ हो ही रही हैं पहले से, बस हमें उनको अपने अंदर महसूस करके अपने आप को उसके साथ अलाइन करना है। एग्जैक्टली, बस समझने की जरूरत है कि एक्चुअली आपका बर्थ चार्ट कहना क्या चाहता है। जो पास्ट में, जो पास्ट लाइफ में हम कुछ गलतियां कर कर आ चुके हैं, जो आपके बर्थ चार्ट में दिखती हैं। काल सर्प की बात की हमने, पितृ दोष की बात अगर हम करें तो ये वो सब चीजें तो हैं जो अपने पास्ट लाइफ में कुछ किया जी, है ना। तो उनको अब ये फिर से नेचर ने हमें एक मौका दिया है कि अगर आप चाहो तो इसको सुधार लो, इन चीजों को बेटर कर लो, जिससे आगे का जो जन्म है, जो अगला जन्म मिलेगा, वो आपको आपके हिसाब से मिले। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।